Hello everyone. Today we will start the second segment of chapter number 11. So in the continuation of web services, here is a type of service HTTP, Hypertext Transfer Protocol. So it is used to transfer data across the web. Means internet portal पे किसी भी type से if you are transferring the data in the form of text, then the used protocol is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. So it allows users of World Wide Web to exchange information found on web pages. अलग अलग टाइप के वेब पेजेज आप सर्व करते हैं, तो किसी भी वेब पेज के थ्रू अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, देन HTTP प्रोटोकॉल यूज होती है. और जनरली हम लोग देखते भी हैं जब भी आप कभी कोई एड्रेस किसी भी वेबसाइट का लिखते हैं ब्राउज़र पे, या ब्राउज़र को जब आप एड्रेस बताते हैं तो ये टर्म स्टार्टिंग में यूज होती है HTTP:/, देन इसके बाद www इंटरनेट सर्विसेज आप लिखते हैं, देन डॉट जो भी वेबसाइट का नेम है, देन उसके बाद .com, .in etc. So when we are accessing any web page, then we have to enter HTTP:/. So HTTP is a protocol to transfer the text from web. So how it works? So it is a connectionless text-based protocol. In this, client send request through request object of HTTP to any web server for web pages. Now the web server respond accordingly through respond object of HTTP. After this cycle, then the connection between client and server across the internet is disconnected and a new connection must be made for each request. So एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं. लाइक यूजर किसी भी एक वेब ब्राउज़र को यूज कर रहा है, यहाँ पर एक कोई भी वेब सर्वर है. सबसे पहले यूजर किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, देन ये प्रोसेस क्या हुआ कि यूजर ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मीन्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर के पास ट्रांसफ़र होगी, देन सर्वर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजर को रेस्पॉन्ड करेगा. सो दिस वन. देन जब एक साइकिल पूरा होगा, मीन्स यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर एक बार जब रेस्पॉन्ड करेगा तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया. मीन्स अगर आपको दोबारा किसी रिक्वेस्ट को सेंड करना है, देन आपको एक न्यू कनेक्शन मेंटेन करना होगा. सो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम HTTP प्रोटोकॉल की वर्किंग प्लस DNS सर्वर और वेब सर्वर की वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ व्हाट इज द DNS सर्वर? डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम. सो इट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम लाइक www.pythonmykvs.in एक वेबसाइट का नेम है, ठीक है. तो किसी भी मशीन के थ्रू या किसी भी ब्राउज़र के थ्रू जब आप कोई भी एक एड्रेस लिखते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना है, तो वो वेबसाइट का नेम आपने ये लिखा, ये उस वेबसाइट का एक डोमेन नेम है, बट वो मशीन एक IP एड्रेस के थ्रू उस पर्टिकुलर वेबसाइट को फाइंड करती है. तो लाइक इसका एक एग्जांपल हो गया कि ये हमारा एक IP एड्रेस है. तो DNS क्या है? DNS एक सर्वर है. लाइक अगर आपने किसी भी वेबसाइट का नेम लिखा, उस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, देन आप जो नेम लिख रहे हैं वो क्या है? डोमेन नेम. लेकिन इंटरनेट सर्वर पे आपका वो पर्टिकुलर वेबसाइट कंटेंट एक IP एड्रेस के थ्रू लोकेट है. तो DNS एक डोमेन नेम सिस्टम है जो यूजर के एंटर्ड वेबसाइट एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और उस वेबसाइट को और वेब पेज को फाइंड करेगा, देन उसके बाद रेस्पॉन्ड करेगा. सो DNS सर्वर ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फॉर नेम्स इनटू IP एड्रेस. हियर इज एन एग्जांपल that is same as previous one. लाइक यूजर एक वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, देन एक लोकल DNS सर्वर एक IP एड्रेस को फाइंड करके रेस्पॉन्ड करेगा, देन उस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड होगी और उसके बाद HTTP रेस्पॉन्ड मिलेगा और यूजर को फाइनली वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में विजिबल होगा. तो एंटर्ड वेबसाइट एड्रेस को IP के थ्रू ट्रेस करने का काम किसने किया? DNS ने. और रीडेबल और टेक्स्ट फॉर्म का डेटा ट्रांसफ़र करके ब्राउज़र तक किसने डिलीवर किया? HTTP ने. सो HTTP और DNS, दीज आर द वेब सर्विसेज.
Now here is a definition. A domain name is our website name, like this. So in this domain .in is primary domain, and my KVS is a subdomain, and Python is subdomain of my KVS. So read the complete website address once again: python.mykvs.in. So if it is our example, then .in is a primary domain, this one. Then my KVS is a subdomain, and Python is a subdomain of my KVS. So generally we are using some different types of domains like .com. It is generally used for commercial organizations. .edu, it is for educational organizations. .gov for government organizations. Then .mil for military organization. Net stands for network. .org is for organizations like non-profit organizations. Then there are some country specific domains also, like .in is used for India. Then .us is used for United States. .pk used for Pakistan. So we are using different types of domains on the basis of categories and on the basis of countries. Now the next topic is URL. URL means Uniform Resource Locator. So URL means a complete address of any website is URL, Uniform Resource Locator. So it is defined as the global address of document and other resources on the World Wide Web. So URL is an address that sends user to a specific resource online, like a web page, video, or any other document. So if we write a website name in a URL box or address box, then suppose this is the complete address. Then in this complete address, HTTP is a protocol, Python is a subdomain, my KVS is a domain, and this is the path or any web page of that website. So this complete address is known as URL, Uniform Resource Locator. Then what is web page? As we all know that a web page is a collection of different types of information. So any type of HTML document which can be displayed in a web browser is known as web page. Then website. What is website? Website is a collection of different web pages. Then web browser. Web browser is a software which interprets HTML document and display them in human readable form, is known as web browser, like Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer, Edge, Apple Safari, etc. Then web server. What is web server? So web server is a software which hosts websites and return web page to web client or web browser on the basis of request. Means वेब सर्वर क्या होगा? जहाँ पर मल्टीपल वेब पेजेस या किसी भी वेबसाइट को आप होस्ट करते हैं और यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस वेब सर्वर से यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेब पेजेस यूजर के ब्राउज़र पे डिलीवर होते हैं, लाइक अपाचे टॉमकैट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक IIS, विंडोज सर्वर, जिगजॉ, Zeus वेब सर्वर. So these are the examples of web servers. All these. Now the domain name. Domain name is the address of our website that people type in the browser URL bar to visit our website. Like if we are using a website, our school websites, then the domain name is www.chinarschool.in. So the complete address of website is known as domain name. Now the web hosting. Web hosting
is a place where all the files of our website live. So it is like the home of our website where it actually lives. Means वेब होस्टिंग क्या होगी, हमने हमारी एक वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर कराया www.chinarschool.in. So .in stands for India. www is a service of internet. So the domain name is Chinar School. So हमने उसको रजिस्टर कर लिया और किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमने रजिस्टर किया, मीन्स हमने हमारी वेबसाइट की एक होस्टिंग कर ली. और अब यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि हमारी वेबसाइट अलग अलग वेब पेजेस का कलेक्शन है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़र उन वेबसाइट को ओपन करेगा और जहाँ भी हमने होस्टिंग की है तो उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो सर्वर मेंटेन होगा और सर्वर के थ्रू हमें हमारे वेब पेजेस एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट और एज पर द यूज़र रिक्वेस्ट डिलीवर होंगे. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस. अ गुड वे टू थिंक अबाउट दिस इज इफ़ द डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ आवर हाउस देन वेब होस्टिंग इज़ द एक्चुअल हाउस दैट एड्रेस पॉइंट टू. सो अगर हम बात कर रहे हैं कि डोमेन नेम हमारे हाउस का एड्रेस है, देन वेब होस्टिंग का मतलब क्या होगा कि वो एड्रेस किस एक्चुअल हाउस को पॉइंट कर रहा है. तो वो चीज़ क्या हो गई, हमारा वेब सॉरी हमारे हाउस की लाइक होस्टिंग. सो ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट नीड्स वेब होस्टिंग. अगर आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं देन हर वेबसाइट के लिए होस्टिंग रिक्वायर्ड है. सो डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग आर द टू डिफरेंट सर्विसेज. सो दे वर्क टुगेदर टू मेक वेबसाइट्स पॉसिबल. सो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग इन दोनों के थ्रू ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को वर्किंग कंडीशन में मेंटेन कर सकते हो. So there are 4 types of web hosting. First one is shared hosting. So any type of hosting which can be shared by multiple domains or multiple websites is known as shared hosting. Then second one is VPS, virtual private server hosting. So the main server, in this the main server is split into multiple virtual servers, hence the name. So these virtual servers can be customized by individual websites. तो सिंपल एक एग्जांपल शेयर्ड होस्टिंग क्या होगी कि मल्टीपल डोमेन्स और मल्टीपल वेबसाइट्स अगर एक होस्टिंग सर्विसेज को यूज कर रही हैं तो वो शेयर्ड होस्टिंग हो गई. वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होंगे कि अगर हम मेन सर्वर को कुछ मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर दें और ये वर्चुअल सर्वर इंडिविजुअल वेबसाइट के थ्रू कस्टमाइज हो सके, चेंज हो सके एज पर द रिक्वायरमेंट, देन वो क्या होगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. देन द नेक्स्ट वन इज डेडिकेटेड होस्टिंग. Means websites being hosted on a dedicated server have complete technical control over the server setting. So dedicated hosting means हमने हमारी वेबसाइट को किसी भी एक डेडिकेटेड सर्वर पे होस्ट किया और उस सर्वर के थ्रू हमारी वेबसाइट की कंप्लीट टेक्निकल कंट्रोलिंग मेंटेन हो रही है. नेक्स्ट क्लाउड होस्टिंग. क्लाउड होस्टिंग क्या है? Cloud hosting plans come with multiple remote server, as we have already discussed this chapter in previous class. Then cloud is a concept of virtualization. So cloud hosting का मतलब क्या हुआ कि multiple remote servers अगर हमारी hosting services को maintain कर रहे हैं और each and every server has different responsibilities, then this is the type of cloud hosting. If one of the server is compromised or has a problem, then the other server on the network will take over those responsibilities and pick up the slack. Like cloud hosting वर्चुअल कॉन्सेप्ट पे रन हो रहा है. क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही क्या था कि किसी भी वर्क को या हैवी और कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सीपीयू को पैरेलल फॉर्म पे या वर्चुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं. तो इनकेस अगर कोई एक प्रोसेसिंग पार्ट या कोई भी एक प्रोसेसिंग कंपोनेंट डैमेज हो गया, ख़राब हो गया या किसी भी रीजन से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, देन अदर कंपोनेंट्स सर्विसेज मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. सो दैट टाइप ऑफ होस्टिंग इज नोन एज क्लाउड होस्टिंग. देन रीसेलर होस्टिंग एंड वर्डप्रेस. सो दीज होस्टिंग्स आर ऑल्सो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ होस्टिंग. तो इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक थर्ड पार्टी सर्विसेज के फॉर्म में कि हम हमारी वेब सर्विसेज की होस्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वेब सर्वर या किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं और वो उस वेब सर्विस को फर्दर किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर के पास प्रोवाइड करता है और आपको वो सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी के थ्रू
मिलती हैं, तो वो क्या होगा, रिसेलर होस्टिंग और वर्डप्रेस। Now the next term is web script. So a computer programming language for adding dynamic capabilities to World Wide Web pages. Then the common gateway interface component on the server contains small programs that is called scripts that takes information from the browser system और provide it for display. So web term जहाँ भी आती है means internet. Script मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक आपके पास कोई भी वेबसाइट है, इंटरनेट की सर्विस आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पोर्टल पे आपने वेबसाइट प्रोवाइड की, बट उस वेबसाइट में कुछ डायनेमिक कैपेबिलिटीज आपको मेंटेन करनी है, देन फॉर दिस यू हैव टू राइट सम प्रोग्राम और यू हैव टू राइट सम कोडिंग, देन दैट सेगमेंट ऑफ कोडिंग और प्रोग्राम इज नोन एज स्क्रिप्ट, जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट के थ्रू डेटा को एक बेटर ग्राफिक्स और यू कैन से दैट विद मोर डायनेमिक कैपेबिलिटीज के थ्रू डिलीवर करेगा वेब पेजेस. सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस that allow us to write programs in the form of script. So to write the script we can use some scripting languages, and these scripts are interpreted and not compiled and executed line by line. So there are two types of scripting languages. First one is client side scripting language and second one is server side scripting language. So what is client side scripting? So it refers to the program that are executed on the client side. So as we all know that in client server architecture we can use multiple clients that are commonly connected with a single computer, that is server. So दो टाइप से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं. एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इस क्लाइंट लोकेशन पे मेंटेन होगी, मींस यूजर की इंडिविजुअल लोकेशन पे, और सेकंड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का टाइप है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो वो एक सेंट्रल और डेडिकेटेड सर्वर पे स्क्रिप्ट डिजाइन करने के लिए और स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज होती है. सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की स्क्रिप्ट लैंग्वेजेज हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? It refers to the program that are executed on the client side. So client side script contains the instruction for the browser to be executed in response to certain user action. Means यूजर के कुछ पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने और उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए ब्राउज़र के थ्रू जो ब्राउज़र पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज. Now here is an example. Suppose we want to develop web page for simple calculation, then client side scripting must be preferred. If such data are to be processed at server and then suppose 100 users calculate, then 100th thread of process, then server side script language is suitable. Now following table describe commonly used client side scripting language. So basically these are the type of scripting language which we can use: JavaScript, VBScript, PHP. So JavaScript, it is a prototype based scripting language. It inherits its naming convention from Java, and all JavaScript files are stored in file with .js extension. So basically JavaScript एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको रन करने के लिए आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना होगा, और जो भी फाइल आप स्क्रिप्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे उनका एक्सटेंशन क्या होगा? .js. देन सेकंड VBScript. सो VBScript विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट. सो इट इज एन ओपन सोर्स वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज सुपरसेट ऑफ JavaScript and add optional static typing class based object oriented programming. Then third one is PHP. So full name of PHP is Hypertext Preprocessor.
So it is widely used open source scripting language and is free to download and use, run on both client and server side. Then the next one is server side scripting. So it acts as an interface for the client and also limit the user access that resource on web server. So it can also collect the user's characteristics in order to customize response. Like a user login in a web application, then user will enter username and password, which will be sent to server and will be checked at server only for login purpose. तो क्लियर हुआ ये पॉइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. सिंपली इन दोनों टाइप्स की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि सपोज आप एक एटीएम मशीन पर जाते हैं और उस एटीएम मशीन पर आपने कार्ड स्वाइप किया. कार्ड स्वाइप करने के बाद वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करेगा. बेसिकली मशीन आपकी उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगी. देन आपकी वो एटीएम मशीन किससे कनेक्ट है? सर्वर से. तो आपके कार्ड की जो भी डिटेल्स होंगी वो पहले सर्वर के पास जाएंगी. सर्वर से उस मशीन को एक रेस्पॉन्स मिलेगा. देन आप जब भी उसमें पासवर्ड एंटर करेंगे तो सर्वर पे एंटर्ड पासवर्ड सर्वर पे स्टोर्ड पासवर्ड आपके उस एंटर्ड पासवर्ड से मैच होगा. देन सर्वर एटीएम मशीन को उस टर्मिनल को रेस्पॉन्स देगा. तो अगर वो दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का. सो क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे काम कर रही है कि अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है कि वो जिस वेब सर्विस को यूज करेगा और उस वेब सर्विस में सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो यूज़र की लॉगिन को या यूज़र की इन्फॉर्मेशन को पहले चेक करे और उसके बाद ही वो रेस्पॉन्स दे. तो उस केस में अगर आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. और अगर एक लोकल मशीन या किसी भी नॉर्मल यूज़र कंप्यूटर पे आपको कोई वर्किंग पकड़नी है तो उस केस में आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो. तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कुछ लैंग्वेजेज हैं हमारे पास, लाइक ASP एक्टिव सर्वर पेज. सो इट इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेज. So ASP supports component object model, that is COM, which enables active server page website to access functionality of libraries like DLL. Then second one is Java server page, JSP. So it is a technology for controlling the content or appearance of web pages through the use of servlets, small programs that are specified in the web page, and that can also be run on the web servers to modify the web pages before it is sent to the user. So Sun Microsystem जावा सर्वर पेज का डेवलपर है और कुछ सर्वलेट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी यूज होते हैं, API. सो JSP इज कंपेरेबल टू माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज टेक्नोलॉजी. Then next one is PHP, as we have already discussed in the previous slide. The PHP can be run on both client and server side. So PHP को हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं कि हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. फ्री ऑफ कॉस्ट हम फ्री है डाउनलोड करने के लिए और क्लाइंट और सर्वर दोनों साइट्स पर हम इसको रन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वेब सर्विस इज वेब 2.0. So 2.0 means the version, or web is an internet service. So web 2.0 is the name used to describe the second generation of the World Wide Web, where focus is given to a more interactive and dynamic web experience. So present working environment में आप लोग web 3.0 यूज कर रहे हैं कि web 3.0 क्या है कि यूज़र को जिस भी टाइप से सर्फिंग करनी है, किसी भी टाइप का आपको ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो भी इंटरेक्शन आप कर रहे हैं, जो पहले के कंपैरिजन में मोर इंटरेक्टिव है, मोर एडवांस है, तो वो सब इंटरनेट की जनरेशन्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं. तो प्रेजेंट में हम 3.0 यूज कर रहे हैं, बट अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2.0 को कवर कर रहे हैं. सो वेब 2.0 इज फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वाया डिफरेंट सोशल मीडिया, blogging and web-based communities. So Web 2.0 supports an interactive experience between user and the
publishers rather than the one-way conversation that had previously existed. सो प्रेजेंट में आप बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेम टाइम वर्किंग एनवायरनमेंट में, रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है. सो ये सब क्यों हो रहा है? वेब 2.0 की वजह से. सो वेब 2.0 द टर्म मीन्स सच इंटरनेट एप्लीकेशंस विच अलाउ शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी टू पीपल एंड हेल्प देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑनलाइन. सो गूगल मैप, वेब एप्लीकेशंस, गूगल डॉक, फ्लिकर, video sharing sites like YouTube, blog like WordPress, Twitter, social networking sites, Facebook. So these all are the example of Web 2.0 services. Now the e-commerce payment transactions. So as we all know that e-commerce, electronic commerce, means the sales and purchase of any type of product and services through the electronic medium is known as e-commerce. So here we will cover the topic related to payment or transactions. So e-commerce payment transaction is a way of making transactions or paying for goods and services through an electronic medium without the use of physical check or cash. So the electronic payment system has grown increasingly over the last decade due to the growing spread of internet-based banking and shopping. Then payment transaction through online banking. So online banking एक इंटरनेट बैंकिंग और वेब बैंकिंग की सर्विस है. सो ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर को ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज को एक किसी भी लोकल ब्रांच के थ्रू पेमेंट डिपॉजिट करना, ट्रांसफ़र करना या अदर कोई ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, सो ये सभी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कैसे? व्हेन वी पे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, देन एज वी सेलेक्ट द पेमेंट थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन और नेट बैंकिंग ऑप्शन, देन वी आर डायरेक्टेड टू द बैंक लॉगिन साइट. लाइक आप किसी भी शॉपिंग साइट के थ्रू शॉपिंग करते हैं, आपने प्रोडक्ट को फाइनल करके जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक किया तो वो उस पर्टिकुलर शॉपिंग साइट के थ्रू पेमेंट ना करके आपको एक दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है. लाइक आपका पीएनबी में अकाउंट है, एसबीआई में या किसी अदर बैंक में अकाउंट है, तो डायरेक्टली आप उस बैंक के गेटवे पे कनेक्ट हो जाते हैं. देन आप अपना आईडी और पासवर्ड वहाँ एंटर करते हैं. देन पेमेंट कन्फर्मेशन और एक्सेप्टेंस के टाइम पर एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है. और जब आप वन टाइम पासवर्ड ओटीपी एंटर करते हैं, आफ्टर दैट आपका वो पेमेंट सेटलमेंट होगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट एक आपका एक तरह से बुक हो गया. ये सब मीन्स आपका जो पेमेंट है वो वहाँ कंप्लीट हो गया. देन पेमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल बैंकिंग. तो ये भी ऑनलाइन बैंकिंग की तरह ही एक सर्विस है, बट यहाँ पर हम इंटरनेट इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन के थ्रू पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, कैसे आप ये काम कर सकते हैं? सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग की आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे. देन यूज़र अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेगा. देन क्विक ट्रांसफ़र और पेमेंट ट्रांसफ़र ऑप्शंस के थ्रू मनी सेंड आप कर सकते हैं. देन उस टाइम पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, एंटर डेबिट फ्रॉम अकाउंट, देन सेलेक्ट क्यूआर कोड और डायरेक्टली पे. ये जनरली आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसा आजकल हम यूज करते हैं, ये उसी के एग्जांपल्स हैं, उन्हीं के स्टेप्स हैं ये. देन आपने ये सारा कुछ यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट किया. देन उसके बाद अकाउंट डिटेल आप फिल करते हैं, अपने बेनिफिशरीज को ऐड करते हैं. देन जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट एंटर करेंगे. देन जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल सर्विसेज में भी एक ओटीपी आपको रिसीव होगा. उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद जब आप ओटीपी एंटर करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, देन आपका वो बैलेंस सेटल हो जाएगा. मीन्स पेमेंट आपका आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू द मोबाइल बैंकिंग. देन पेमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू पेमेंट एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज. So payment apps allow us to make payments by using phone depending on the application we downloaded or and our phone. So we may be able to pay by tapping our phone at a point of sale rather than swiping a debit card or credit card. So basically कई तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं
जिनसे आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को लिंक करके, तो इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग द डेबिट और क्रेडिट कार्ड यू कैन डायरेक्टली पे द अमाउंट. So some popular examples of online payment applications are Paytm, Google Pay, Amazon Pay, Jio Money, Free Recharge, Yono SBI, Airtel Money, etc. So in this we have an e-wallet facility. So इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक मोबाइल में वॉलेट आपका अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, जिसमें आप अपने पेमेंट, अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ शॉपिंग और एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम दैट ई वॉलेट. सो हाउ टू मेक पेमेंट थ्रू पेटीएम. जैसे एग्जांपल है यहाँ पर गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, इनके थ्रू आप पेमेंट कैसे करोगे. सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करेंगे, देन पे और सेंड ऑप्शन पे आप जाएंगे, किसी भी मर्चेंट का QR कोड स्कैन करेंगे. आफ्टर दैट अमाउंट एंटर होगा. कोई भी कमेंट या रिमार्क अगर आप एंटर करते हैं देन वो आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये फीचर. देन पे पर जब आप टैप करेंगे देन आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा. OTP के थ्रू आपका आगे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर गूगल पे. गूगल पे में आप QR कोड यूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए. QR कोड किसी भी मर्चेंट का स्कैन करेंगे, उसके बाद बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है. अमेजॉन पे UPI, यहाँ पर आप स्कैन आइकन पे क्लिक करेंगे, देन UPI और QR कोड को आप स्कैन करेंगे. आफ्टर दैट अमाउंट एंटर करेंगे, UPI पिन एंटर होगा और उसके बाद पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा. So this is the topic of e-commerce payment transactions. So now this is the final chapter number 11. Thank you.